नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने और शिवसेना में बड़ी टूट होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मैदान में उतर गए हैं। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने जनता से जुड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। मुंबई में वर्ली सीट से विधायक आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा और शिव संवाद कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। इसके तहत आदित्य ठाकरे राज्य के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आदित्य खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां के विधायकों ने शिवसेना से बगावत की है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुटों के बीच चल रहे घमासान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएंगे। निश्चित रूप से शिवसेना की मुश्किलें पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई पर क्या फैसला देते हैं, ये भी आने वाले दिनों में शिवसेना की सियासत को तय करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। सोनिया गांधी के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी है। रमेश ने कहा है कि कोरोना के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोनिया गांधी आइसोलेशन में रहेंगी। 75 वर्षीय सोनिया गांधी कुछ महीने पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। इसके अलावा उनकी बेटी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं। देश में शनिवार को कोरोना के 15,815 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना की पॉजिटिविटी दर 4% के पार बनी हुई है। सोनिया गांधी से कुछ दिन पहले जांच एजेंसी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की थी और तब कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा मुंबई के दादर में शिवसेना भवन के सामने एक समानांतर भवन शुरू करने की चर्चाओं को लेकर शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत ने बयान जारी किया है। उदय सामंत ने कहा है कि ये अफवाह है कि दादर में एक समानांतर शिवसेना भवन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हालांकि हम एक केंद्रीय कार्यालय खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री आम लोगों से मिल सकें। सामंत ने कहा कि हम शिवसेना भवन का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा था कि इस दफ्तर को नए शिवसेना भवन का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि एक बड़ा ऑफिस खोला जा रहा है ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम कर सके। एकनाथ शिंदे पहले ही 40 विधायकों और 12 सांसदों को तोड़कर उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दे चुके हैं और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना चुके हैं। शिंदे गुट ने शिवसेना पर अपना कब्जा ठोकते हुए चुनाव आयोग से शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की मांग की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गोरखपुर में सीबीआई के अफसर रूपेश श्रीवास्तव को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार देर रात की है। यह घटना तब हुई जब सीबीआई अधिकारी महाराजगंज से गोरखपुर अपने घर लौट रहे थे। गुलरिहा क्षेत्र के बरगड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार का एक हिस्सा पूरी तरह टूट गया। खबरों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने दूसरी बार उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का पहिया सड़क पर पड़ी गिट्टी की वजह से पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार अन्य लोग फरार हो गए। सीबीआई अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के चारा घोटाले, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सहित कई अन्य नेताओं से जुड़े हाई प्रोफाइल मामलों को देख रहे हैं। सीबीआई अधिकारी रूपेश श्रीवास्तव ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस की 6 टीमों के अलावा क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने JKLF के आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की पत्नी और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के बेटे समेत 4 लोगों को आतंकी कनेक्शन के आरोपों में सरकारी नौकरी से निकाल दिया है। बिट्टा कराटे इस समय टेरर फंडिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसकी पत्नी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थी। कश्मीर विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर मुहीत अहमद भट्ट और वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक माजिद हुसैन कादरी और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक
सैयद अब्दुल मुईद की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। सैयद अब्दुल मुईद पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा है। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने रुश्दी की गर्दन और पेट में छुरा घोंपा। उनकी हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर हैं। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है और वह न्यू जर्सी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। सलमान रुश्दी के करीबी सहयोगी का कहना है कि इस मशहूर लेखक के एक हाथ की नसें कट गई हैं और उनकी एक आंख जा सकती है। हमले के कारण उनका लीवर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। साल 1988 में प्रकाशित सलमान रुश्दी के उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर विवाद हुआ था। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी ने इसे इस्लाम का अपमान बताया था और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। द सैटेनिक वर्सेस पर विवाद के बाद सलमान रुश्दी लोगों की नज़रों से दूर रहे थे, लेकिन उन्हें धमकियां मिलती रही थी। इसके बावजूद उन्होंने 1990 के दशक में कई उपन्यास लिखे। आरएसएस ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा फहराते हुए दिख रहे हैं। संघ की ओर से लोगों से अपील की गई है कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं और राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। संघ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल की डीपी में तिरंगा लगाया है। मोहन भागवत ने भी ट्विटर पर अपना प्रोफाइल फोटो बदला है और तिरंगा लगाया है। संघ के नेताओं ने हर घर तिरंगा अभियान में सहभागिता की अपील की है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने कहा है कि राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए पुरुषों को रिश्वत देनी पड़ती है और युवा महिलाओं को किसी के साथ सोना पड़ता है। खड़गे ने भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल यानी एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। खड़गे ने आरोप लगाया कि कई सारे सरकारी पदों की भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार में बीजेपी शामिल है। विधायक ने कहा कि अपराधियों और बिचौलियों को पता है कि कोई घोटाला सामने आने पर भी उनका कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगभग 3 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिन्होंने केपीटीसीएल के पदों पर आवेदन किया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के परिवार वालों ने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडियन की हेल्थ अपडेट के बारे में जानकारी दी है। परिवार वालों ने बताया कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत स्थिर है और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव के ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोग उन्हें दिल्ली एम्स अस्पताल ले गए थे। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। यह मौतें छपरा जिले में हुई हैं। कुछ दिन पहले ही सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र के भाथा गांव में भी 13 लोगों की मौत हुई थी। बिहार में जहरीली शराब से मौतें होना इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि राज्य में शराबबंदी लागू है। इसका मतलब बिहार के अंदर शराब बनाना, इसकी बिक्री करना और इसे पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके बिहार में समय समय पर जहरीली शराब पीने से मौत होने की घटना सामने आती रहती है। इस साल होली में बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें भागलपुर में 16, बांका में 12, मधेपुरा में 3 और एक शख्स की मौत नालंदा में हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।